मैं मनाराम कादिया आपके अपने YouTube चैनल विजय फिजिकल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। दोस्तों, इसी के साथ आपका फिर से स्वागत। आज की स्पेशल क्लास जो लाइव चलेगी उसमें हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपके सपनों को फिर से जगा देता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि यही डेट वह आपका सपना है जहां से पहली सीढ़ी स्टार्ट होगी। 30 अगस्त 2020। दोस्तों, कि रख भरोसा अपनी मंजिल पर, ना कि अपनी किस्मत पर। सपनों की तैयारी पूरी रख, फिर सफलता का स्वाद चख। और अपना सपना शुरू होता है 30 अगस्त 2020 से। ये अपने सपने का पहली सीढ़ी या पहला पैगाम होगा, या पहला, यूं कहूँ कि पहला टारगेट होगा जो अपने को अचीव करना है। दोस्तों, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। आज की तारीख को देखते मुश्किल से 60 या 65 दिन अपने पास में इसमें बच रहे हैं। तो इसलिए पूरे जोश और जुनून के साथ मेहनत करनी है। कहने का मतलब कि अभी आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ में रिटर्न की भी कर रहे हैं, तो रिटर्न की तैयारी अपने को इस हद तक करनी है कि आपको पढ़ते पढ़ते ये लगे कि यार अब तो अगले 1 मिनट बाद में मेरी जान निकल जाएगी। बस आपको यहाँ तक अपनी पढ़ाई शुरू करनी है, स्टार्ट करनी है, जारी रखनी है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए आपके लिए स्पेशल साइंस की क्लास। कुछ एक क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस जो आर्मी के हिसाब से, आर्मी के एग्जाम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्वेश्चन भी आज आपको इस लाइव क्लास में मैं बताने वाला हूं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट ये है कि आप फटाफट इस लिंक को अपने सारे ग्रुप्स में, सारे दोस्तों से फटाफट शेयर कर दीजिए, ताकि जितने जल्दी लोग जुड़ेंगे उतने जल्दी हम इस क्लास को जल्दी से शुरू कर पाएंगे। दोस्तों, ये चैनल आपका सपना पूरा करने के लिए तैयार। बस ज़रूरत आपकी कि आप इसे शेयर करते जाइए अपने फ्रेंड्स तक। जो लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी सेवा में समर्पित चैनल विजय फिजिकल। मैं देख रहा हूँ कि अभी तक कोई ज़्यादा शेयर नहीं हुए हैं। आपसे निवेदन, फिर से रिक्वेस्ट कि लिंक को शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, टेलीग्राम पे शेयर करें, हर जगह शेयर करें। दोस्तों, कहते हैं ना कि मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं होती कि वो आपके सपने को पूरा ना होने दे। किस्मत मात्र 1 या 2% अपना रोल निभाती है। और मैं तो मानता हूं कि किस्मत नाम की कोई चिड़िया होती ही नहीं है। जो होता है केवल और केवल मेहनत होता है, और मेहनत आपको ही करनी है। आपके हिस्से की मेहनत कोई दूसरा नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों, चलो लगे रहो, शेयर करते जाओ और शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, तो बिना समय को गंवाए आज शुरू करते हैं हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करूंगा कि आप भी क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि अपने घरों में विद्युत परिपथ का स्वरूप क्या होता है। अपने घरों में जो अपन फैन वगैरह, बल्ब वगैरह यूज़ करते हैं, जो अपन अपने घर में बिजली के तार आते हैं, उसका स्वरूप क्या होता है। वो श्रेणी क्रम में होते हैं, या पार्श्व क्रम में होते हैं, या मिश्रित होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। आपके पास 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी एंड डी। फटाक से जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें कि विद्युत परिपथ है वो श्रेणी क्रम में आता है, पार्श्व क्रम में आता है, मिश्रित आता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, मैं देख रहा हूं अभी तो कोई कमेंट नहीं आया है, लेकिन मैं बता देता हूं कि इसका जो अपने पास में जो आंसर होगा, राइट आंसर होगा इसका बी, पार्श्व क्रम। दोस्तों, कई बार इस पार्श्व क्रम को समांतर क्रम भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। पार्श्व क्रम को हम समांतर क्रम भी कहते हैं। तो विद्युत परिपथ का स्वरूप क्या होता है, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में लगे रहते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होगा। किसी भी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होगा। आभासी होगा, बी वास्तविक होगा, सी सीधा होगा, सॉरी ये सीधा है, ध्यान रखना, सौदा नहीं है, सीधा होगा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, चलिए इसके आंसर की ओर
अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सदैव वास्तविक होता है, ना वो आभासी होता है, वो सदैव क्या होता है, वास्तविक होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कि निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति के साथ परिवर्तन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं या त्वरण कहते हैं या द्रव्यमान कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। कोई भी वस्तु रखी हुई है, अगर वो किसी एक दिशा की ओर अपनी स्थिति को परिवर्तित कर रही है तो इसको हम क्या कहेंगे। अक्सर लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं। कैसे कि एक वस्तु की स्थिति एक दिशा में परिवर्तित हो रही है, इसका मतलब वो चल रही है, इसका मतलब वो किस, उस अवस्था को हम क्या कहेंगे, वेग। लेकिन नहीं दोस्तों, ये गलत है। स्थिति में परिवर्तन को किसकी वजह से होता है, एक्सीलेटर की वजह से, एक्सलरेशन की वजह से, और उसको कहते हैं हिंदी में त्वरण। क्या कहते हैं, त्वरण। किसी भी रुकी हुई वस्तु में त्वरण आएगा तो ही उसमें वेग आएगा, बिना त्वरण के उसमें वेग नहीं आएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि 1 गैलन में कितने लीटर होता है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन तो हर बार पूछ लिया जाता है, वैल्यू वाला तो कि इसकी वैल्यू क्या होती है, इसमें कितना ये होता है। तो 1 गैलन में कितने लीटर होता है। राइट आंसर आपका होगा बी, 4.546, 4.546 लीटर 1 गैलन में होता है। कई बार 4.5 लीटर भी आपको दिया हुआ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे ये आपको आगे दशमलव क्या है कि 3 डिजिट ना दी हो, 5, 4.5, 5.25, 2.5 ऐसा, तो आपका 4.5 जो आंसर है वो भी सही हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल वैल्यू होती है 4.546 लीटर, ये होता है 1 गैलन में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यह है कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। ध्वनि जो होती है वो जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है तो वो कहलाती है उसकी चाल। और वायु में इसकी चाल क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन संख्या 300 कि वायु में ध्वनि की चाल क्या है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपके फटाक से आंसर की कि आंसर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो दोस्तों आंसर होगा इसका बी, 332 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों अक्सर कंफ्यूज यहाँ ऐसा कर दिया जाता है, जैसे हमें ये डिजिट तो याद रह गई कि 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, लेकिन आपको फॉर एग्जांपल पहला ही ऑप्शन दे दिया जाए कि 332 किमी प्रति सेकंड। अब दोस्तों हमें क्या रहा, केवल 332 हमने पढ़ लिया, उसके आगे वाला नहीं पढ़ा। और ये ऑप्शन आपको बी में दिया, सी में दिया, डी में, इस जो राइट आंसर अपना है उसको कहीं आगे पटक दिया और पहला ऑप्शन ये दे दिया अपने को 332 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो हमने मीटर प्रति सेकंड ना देखे, किलोमीटर प्रति सेकंड ना देखा, हमने सीधा ही दे दिया कि 332। तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। ये किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 301 कि निम्न में से किस में वायु की गति न्यूनतम है। देखो दोस्तों, वायु की गति, यहां आप करेक्शन करना, यहां वायु नहीं होगा, यहां होगा ध्वनि, यहां होगा ध्वनि। कि निम्न में से किस में ध्वनि की जो गति है वो न्यूनतम होती है। कास्ट बोले तो लकड़ी में, जल में, वायु में या स्टील में, कहाँ जो है इसकी ध्वनि की जो गति है वो कम होगी। इसके लिए दोस्तों एक सिंपल सी चीज़ आप ये देख लो कि जो भी माध्यम है, सघन माध्यम होता है, विरल माध्यम होता है, तरल माध्यम होता है, ठीक है। जो माध्यम, जिस माध्यम में ध्वनि गुजर रही है वो जितना सघन होगा ध्वनि की गति उतनी तीव्र होगी। तो बताओ, लकड़ी, जल, वायु और स्टील, इनमें से ज़्यादा टाइट कौन सा है या ज़्यादा विरल कौन सा है। सघन मतलब गाढ़ा और विरल मतलब ऐसे फैला हुआ। तो ज़्यादा फैला हुआ क्या है, वायु। तो ज़्यादा फैले हुए में उसकी गति हमेशा कम रहती है, और जो सघन होती है उसमें वायु, सघन में जो है ध्वनि की गति ज़्यादा रहती है। तो हमें पूछा है कि गति न्यूनतम किस में होगी, तो इसमें गति अपने की न्यूनतम किस में होगी, वायु में। क्योंकि सबसे विरल माध्यम वायु है, इसलिए इससे सबसे कम जो गति ध्वनि की होती है वो किस में होती है, वायु में होती है।
दोस्तों कई बार अक्सर इसी से संबंधित एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं आपसे कि ध्वनि की गति अक्सर बरसात होने के जस्ट कुछ समय बाद, बरसात होने के कुछ समय बाद ध्वनि दूर दूर तक सुनाई देती है, ऐसा क्यों? जबकि अक्सर अपने को ऐसा नहीं दिखाई देता। ठीक है, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर सीधा सा इतना रहता है कि बरसात होने के जस्ट बाद में वायु में नमी रहती है, इसलिए जो वायु विरल हुआ करती है उसमें थोड़ी सी नमी की वजह से सघनता आ जाती है, इसलिए ध्वनि की गति उसमें तेज हो जाती है और ध्वनि दूर तक सुनाई देती है। और यह आपने प्रैक्टिकल देखा भी होगा या आप कभी प्रैक्टिकल देखना। क्वेश्चन नंबर 302 कि एक गतिमान पिंड में इनमें से क्या नहीं पाया जाता है? कि कोई भी कण जो गतिमान है उनमें से इन निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है? वेग नहीं पाया जाता है, या फिर गति मात्रा नहीं होती है, या गतिज ऊर्जा नहीं होती है, या स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है। कोई भी गतिमान पिंड, कुछ भी मान लो, कोई बाइक मान लो, कोई फेंकी हुई बॉल मान लो, कोई लुढ़कता हुआ पत्थर मान लो, कुछ भी जो चल रहा है, गतिमान है, उसमें इन चारों में से क्या नहीं होता? तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जो चल रहा है उसमें वेग तो होगा ही होगा, गतिमान है तो गति की मात्रा होगी ही होगी। कन्फ्यूज होते हैं स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, इन दो में कन्फ्यूज होते हैं। तो देखना दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या चीज़ होती है? अगर कोई वस्तु चल रही है, वेग है उसमें, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भाग रही है, इसका मतलब उसमें हमेशा होती है गतिज ऊर्जा। अगर कोई वस्तु एक जगह पड़ी हुई है, स्थित है, तो वो होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पिंड क्या है? गतिमान, तो इसमें ये तो होगा और ये नहीं होगा। तो हमें क्या पूछा है कि क्या नहीं होता? तो अपना आंसर क्या हो जाएगा कि गतिमान में स्थितिज ऊर्जा नहीं होती, बाकी सब होती है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा केवल एक जगह खड़ी वस्तु में होती है, स्थित वस्तु में होती है, जबकि ये पिंड क्या है? गतिमान है, इसलिए इसमें ये तीनों होगा, ये नहीं होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि दूर की वस्तु देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? दूर की वस्तु को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देखना दोस्तों, दूरबीन, टेलीविजन, सूक्ष्मदर्शी, या इनमें से कोई नहीं। चलिए टेलीविजन और इनमें से कोई नहीं है, तो दो तो ऐसे ऑप्शन है जो अपने को तुरंत देखते ही पता चलते हैं कि ये नहीं है। ठीक है, कोई 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 होगा जो टेलीविजन को लेकर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि हम टेलीविजन में बहुत दूर दूर देखते हैं, साहब हम तो घर बैठे मुंबई के समाचार देखते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। दूर की वस्तु को देखने के लिए दूरबीन या सूक्ष्मदर्शी, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, सूक्ष्मदर्शी किस काम में आती है? सूक्ष्मदर्शी उस काम में आती है भले वो जो पास की चीज़ें होती हैं और उनको बिल्कुल बारीकी से देखना होता है, जैसे कोई बैक्टीरिया का परीक्षण अपने को करना है, या फिर कोई जीवाणु विषाणु देखना है, कुछ बिल्कुल ब्रीक चीज़ देखना, वहाँ सूक्ष्मदर्शी काम में लेते हैं। अगर आपको दूर की चीज़ देखनी है तो यहाँ अपन काम में लेंगे दूरबीन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूरबीन ए। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन 304 कि सूर्य में कौन सा तत्व अधिकता में पाया जाता है? सबको पता है दोस्तों, आम क्वेश्चन है, पढ़ते पढ़ते कहते हैं ना कि बोर भी हो गए होंगे कि क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। क्यों? कि सूर्य में केवल और केवल हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, और हाइड्रोजन गैस भारी मात्रा में, सबसे ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन होती है। जब हाइड्रोजन के दो अणु, एक हाइड्रोजन का अणु और एक हाइड्रोजन का अणु आपस में क्रिया करते हैं तो भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, और वही ऊर्जा तापमान के रूप में हमें मिलती है। तो सूर्य में सीधी सी बात है कि सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भूकंप मापने का यंत्र क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूकंप मापने का क्वेश्चन क्या है? चलिए दोस्तों दो क्वेश्चन यहां से लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 305 एंड क्वेश्चन नंबर 307। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 307, दो क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला, दोनों एक ही क्वेश्चन है कि भूकंप मापने का यंत्र क्या है। 307 नंबर है, भूकंप को किस स्केल पर मापा जाता है? देखो सेम क्वेश्चन है, लग रहा है कि भूकंप मापने का है, यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि भूकंप मापने का यंत्र। अक्सर अपन टीवी में न्यूज़ देते हैं कि इतने रिएक्टर भूकंप आया, इतने रिएक्टर का भूकंप आया, तो हम अक्सर रिएक्टर अपने को याद रहता है। लेकिन देखना दोस्तों, जिस यंत्र की सहायता से अपन भूकंप को मापते हैं वो होता है सिस्मोग्राफ। वो क्या होता है? सिस्मोग्राफ। और जिस स्केल पे मापा जाता है वो होता है रिएक्टर।
स्केल की बात करें, जैसे अपने को चीनी तोलनी है तो चीनी को किस यंत्र से तोलेंगे, तो अपन तराजू से तोलेंगे, तो वो तो हो गया यंत्र। और किस स्केल में तोलेंगे तो हम उसको ग्राम या किलोग्राम में तोलेंगे। उसी प्रकार किस यंत्र से तोलेंगे, सिस्मोग्राफ से। किस यूनिट में तोलेंगे या किस स्केल पर तोलेंगे, मापेंगे, रिएक्टर पे। तो ये भूकंप का क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। यंत्र पूछ लिया जाए सिस्मोग्राफ, स्केल पूछ ली जाए रिएक्टर। क्वेश्चन नंबर 306 कि कौन सी वस्तु सामान्य ताप पर इसको करना द्रव। इस पीडीएफ में कुछ एरर्स हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो यह है कि कौन सी वस्तु सामान्य ताप पर द्रव रहती है। तो दोस्तों कौन सी वस्तु द्रव रहती है, सामान्य ताप का मतलब अपना रूम टेम्परेचर जो नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो पारा एक ऐसी धातु है जो सदैव किस में रहती है, द्रव में रहती है। पारा जो रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल तापमान पर हमेशा सदैव किस में रहती है, द्रव में रहती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 308 सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है। सूर्य का जो निकटतम ग्रह कौन सा है, शुक्र है, बुध है, प्लेटो है या पृथ्वी है। तो आंसर हो जाएगा बुध, कि सूर्य के सबसे निकट जो है वो कौन है, बुध। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि पृथ्वी की मध्य परत को क्या कहा जाता है। पृथ्वी में परतें होती हैं, तो मध्य परत को क्या कहा जाता है, कोर कहा जाता है, प्रवार कहा जाता है, भूप्रपट्टी कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर, तो पृथ्वी की मध्य परत को कहा जाता है प्रवार। क्या कहा जाता है, प्रवार। अगला क्वेश्चन है कि तारों के सबसे बड़े समूह को क्या कहते हैं। ग्रह कहते हैं, सूर्य कहते हैं, विश्व कहते हैं या आकाश कहते हैं। आकाश गंगा, ग्रह, सूर्यमंडल, विश्व या आकाश गंगा क्या कहलाती है। तो दोस्तों आकाश गंगा जो है वो एक तारों का बड़ा समूह कहलाता है। अक्सर अपने दादाजी या फिर पापा जी वगैरह के साथ आप बैठे होंगे, दादी वगैरह के पास, तो आपको मारवाड़ी में कहते हैं छात्रशा, या फिर पता नहीं हिरणी तिरणी, बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं। उनमें केवल और केवल क्या होती है, वो एक आकाश गंगा होता है जिसमें तारों का बड़ा समूह होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 311 निम्नलिखित में से कौन सा धातु है, फास्फोरस, पारा, सल्फर या इनमें से कोई नहीं। अभी ऊपर अपन ने क्वेश्चन किया है कि पारा एक द्रव धातु होती है, तो सीधा सा बात है कि पारा जो है वो क्या होता है, धातु होता है, ठीक है। और द्रव के रूप में पाई जाने वाली धातुओं का अगर पूछ लिया जाए तो भी क्या होता है, पारा होता है। क्वेश्चन नंबर 312 कि सबसे भारी कण क्या है, अल्फा है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है। सबसे भारी कण कौन सा इनमें से, अल्फा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो दोस्तों वैसे देखा जाए तो अल्फा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बहुत ही बारीक कण होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर अगर कंपैरिजन किया जाए तो सबसे भारी कण इन सब में कौन सा होता है, अल्फा होता है। सबसे भारी कण जो इनमें होता है वो कौन सा होता है, अल्फा होता है। इस प्रकार आज के वीडियो को हम कुछ यही समाप्त करते हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल बारीकी से देखेंगे, अपनी मेहनत को और इस मेहनत को जारी रखेंगे। इस YouTube चैनल पर मिलने वाले हर वीडियो को शेयर करेंगे। इस YouTube चैनल पर आपको आर्मी में आने वाला पूरा का पूरा सिलेबस, उसकी पूरी क्लासें, वो भी लाइव बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। अंत में दोस्तों इतना ही कहूँगा कि तू मेहनत इतनी खामोशी से कर ए दोस्त कि तेरी कामयाबी शोर मचा दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।